नमस्कार, आप देख रहे हैं दी टीवी और मैं हूं आपके साथ ममता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इंडिया दिस वीक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने की गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा। विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है ये। दिल्ली के ओखला स्थित ऊर्जा संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल एनटीपीसी लिमिटेड और एसडीएमसी के बीच अपशिष्ट को लेकर हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र विकसित करने के लिए एक साथ आए। नागालैंड में हिंसक परिस्थितियों से परेशान होकर जनमानस की मदद के लिए सरकार का फैसला। 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र माना जाएगा। अफस्पा हुआ लागू। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर भारत की ऊर्जा और गतिशीलता क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के बाद अवसर रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में भारत के लिए न्यूनतम लागत वाली ऊर्जा भविष्य के निर्माण की दिशा में कार्य प्रोत्साहन की सिफारिश की गई। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का कदम। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है संकल्प पर्व। 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया जाएगा। भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन DGCI से मिली ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी। और जल्द ही झीलों का शहर अंतरिक्ष वैज्ञानिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि से जुड़ेगा। नैनीताल स्थित देवस्थल में पूरी हुई इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बीते 30 जून को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर के अंत तक विस्तार करने की घोषणा की। सरकार योजना के विस्तार की दिशा में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। आइए एक नजर डालते हैं क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना जाना जाता है और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस संकट काल में निर्धनों तथा जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज के भाग के रूप में घोषित किया गया है। वहीं इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। अद्यतन अधिसूचना के मुताबिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम मुफ्त चावल गेहूं प्रदान करने के साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त चना भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड का सबसे बड़ा लाभ उन गरीब लोगों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 20 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न हो, इसके लिए शुरू की गई है। दिल्ली के ओखला स्थित ऊर्जा संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल एनटीपीसी लिमिटेड और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बीच अपशिष्ट को लेकर समझौता ज्ञापन को लेकर हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इंडियन ऑयल एसडीएमसी और एनटीपीसी गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दिल्ली की ओखला लैंडफिल साइट पर एक नमूना वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र विकसित करने के लिए एक साथ आएंगे। ये संयंत्र प्रति वर्ष नगरपालिका अपशिष्टों के दहनशील घटकों से उत्पन्न होने वाले 17,500 टन अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल को संसाधित करेगा, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाएगा। ये कंपोजिट बायोगैस उत्पादन संयंत्रों के लिए सतत योजना के अंतर्गत उठाव गारंटी प्रदान करने का एक मजबूत मॉडल है। क्या है सतत पहल?
इस पहल का उद्देश्य किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प यानी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करना है, जो वाहन उपयोगकर्ताओं के साथ साथ किसानों और उद्यमियों दोनों को लाभान्वित करेगा। इसके अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों को स्वतंत्र उद्यमियों के माध्यम से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन संयंत्रों में उत्पादित सीबीजी को हरित परिवहन ईंधन विकल्प के रूप में विपणन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ईंधन स्टेशन नेटवर्क में अधिक संख्या में सिलेंडरों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। उद्यमी इन संयंत्रों के माध्यम से अन्य उप उत्पादों को पृथक करके निवेश पर लाभ बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, कार्बन डाइऑक्साइड सहित बाजार में बेचने में सक्षम होंगे। इस पहल से 75,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और फसलों के लिए 50 मिलियन टन जैव खाद का उत्पादन करने की उम्मीद है। क्या है नगर पालिका अपशिष्ट तथा ठोस कचरे को सीबीजी में परिवर्तित करने के लाभ? अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी, किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत, उद्यमशीलता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में सहायता, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी, कच्चे तेल या गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव में विरुद्ध सुरक्षा। अब एक नजर डालते हैं क्या है जैव गैस यानी बायोगैस। बायोगैस प्राकृतिक रूप से अपशिष्ट जैव स्रोतों जैसे कृषि अवशेषों, मवेशियों का गोबर, गन्ना के अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट आदि के अवायवीय उपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। संसाधन के पश्चात इसे संपीड़ित किया जाता है यानी कंप्रेस्ड किया जाता है तथा इसे संपीड़ित जैव गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस कहा जाता है। इसमें 95% से अधिक शुद्ध मीथेन की मात्रा होती है। अब जानते हैं क्या होती है सीबीजी गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस। संपीड़ित जैव गैस संरचना और ऊर्जा क्षमता में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के समान होती है। इसकी कैलोरी क्षमता 52,000 किलोजूल्स केजी तथा अन्य गुण सीएनजी के समान होते हैं। सीबीजी को वैकल्पिक नवीकरणीय मोटर वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक हैं कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है। वहीं इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अफ्स्पा की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र माना जाएगा। गौरतलब हो कि असम राइफल्स के जवानों ने साल 2019 में नागालैंड में मौन जिले के पुराने और नए चैन लोइशो गांव के बीच स्थित अपने शिविर पर नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड खापलांग द्वारा किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। ये जवानों के शिविर पर NSCN के द्वारा असम राइफल्स के शिविर पर हमला किया गया था। आपको बता दें, नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, यानी पहले भी कई बार अफ्स्पा लग चुका है। नागालैंड में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन कई गुटों में बटा है। NSCN ने अलग झंडे और संविधान की भी मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। चलिए एक नजर डालते हैं सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफ्स्पा के बारे में। भारतीय संसद ने अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लागू किया है। ये एक फौजी कानून है जिसे अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है। ये कानून सुरक्षा बलों और सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है। अफ्स्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार देता है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। वहीं
सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर फायरिंग का भी पूरा अधिकार प्राप्त है। संविधान लागू किए जाने के बाद से ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और आसाम में वर्ष 1958 में अफस्पा लागू किया गया था। अफस्पा को 1 सितंबर 1958 को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड स्थित भारत के उत्तर पूर्व में लागू किया गया था। हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर भारत की ऊर्जा और गतिशीलता क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के बाद अवसर रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक स्वच्छ, प्रत्यास्थ तथा न्यूनतम लागत वाली ऊर्जा भविष्य के निर्माण की दिशा में कार्य प्रोत्साहन तथा बहाली प्रयत्नों की सिफारिश की गई है। इन प्रयत्नों में इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं कोविड-19 ने भारत के परिवहन और विद्युत क्षेत्रों के समक्ष नकदी अवरोध तथा आपूर्ति की कमी से लेकर उपभोक्ता मांग और प्राथमिकताओं में बदलाव संबंधी चुनौतियों को पेश किया है। रिपोर्ट में भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को मदद देने के लिए नीति निर्माताओं और अन्य प्रमुख निर्णय लेने वालों के लिए एक रूपरेखा के रूप में 4 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है न्यूनतम लागत वाली ऊर्जा समाधानों में निवेश, दूसरा प्रत्यास्थ और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों की सहायता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक को प्राथमिकता, और चौथा सामाजिक और पर्यावरणीय इक्विटी को बढ़ावा। भारत को लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि में आर्थिक सुधारों हेतु रणनीतिक अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के अवसरों में बदला जा सकता है। परिवहन क्षेत्र में अवसरों के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना, गैर मोटर चालित परिवहन अवसंरचना को बढ़ाना और उसका विस्तार करना, जहां तक संभव हो घर से कार्य करने के जरिए वाहन से यात्रा की दूरी को घटाना, माल और यात्री खंड में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों का समर्थन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारत को मोटर वाहन निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विद्युत क्षेत्र में अवसरों के अंतर्गत बिजली वितरण व्यवसाय और इसके संचालन में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा को वितरित करना और ऊर्जा संसाधनों को वितरित करना, साथ ही ऊर्जा लचीलापन और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का परिवहन क्षेत्र 1.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2030 तक साझा, इलेक्ट्रिक और कनेक्टेड यात्री आवाजाही और किफायती, स्वच्छ और अनुकूलित माल परिवहन के माध्यम से ईंधन की मांग के बराबर 600 मिलियन टन तेल बचा सकता है। वहीं बिजली क्षेत्र में भी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, दक्षता और लचीला उत्पादन एवं मांग को अपनाकर महत्वपूर्ण बचत की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशन में संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये 28 जून से शुरू हुआ, वहीं 12 जुलाई 2020 तक मनाया जाएगा। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने को प्राथमिकता दे रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है और जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। उन्होंने आगे कहा कि अगर इन वृक्षों का पौधा उपलब्ध नहीं है तो लोग अपनी पसंद के किसी अन्य पौधे का पौधारोपण कर सकते हैं। संस्थानों को इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी अवश्य ही पूरे साल अपने द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल करें, ताकि वो सदैव सुरक्षित और फलता फूलता रहे।
कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश ने एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के महत्व का अनुभव किया है। ऐसे में इस तरीके के पर्व बेहद ही कारगर साबित होंगे। स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन को मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए DGCI से अनुमति प्राप्त हुई। आपको बता दें, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए चरण 1 और चरण 2 मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी दे दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित वैक्सीन एंड बायोथेरेप्यूटिक्स निर्माता भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। गौरतलब हो, NIV पुणे में SARS-CoV-2 के स्ट्रेन को भारत बायोटेक में स्थानांतरित होने से पहले अलग किया गया था। कोवैक्सीन मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदित होने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। वैक्सीन के पूर्ण नैदानिक अध्ययन के परिणामों के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। आपको बता दें, प्री क्लिनिकल अध्ययन के दौरान वैक्सीन ने सुरक्षा और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया है। वैक्सीन को भारत बायोटेक BSL-3 की उच्च नियंत्रण सुविधा में विकसित किया गया है। मानव परीक्षण जुलाई के महीने से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने की उम्मीद है। आइए एक नजर डालते हैं क्या होता है वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन के उत्पादन से पहले कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वैक्सीन का लैब में टेस्ट किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है जानवरों पर टेस्ट का। यहाँ तक सफल और सुरक्षित पाए जाने के बाद ही वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानों पर परीक्षण किया जाता है। आपको बता दें, ह्यूमन ट्रायल के भी 3 चरण होते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग में कुछ लोगों को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगले चरण में लोगों की संख्या अधिक होती है। इसमें कंट्रोल ग्रुप्स के जरिए ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं। तीसरे और अंतिम फेज में पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक वायरस से बचाने में असरदार होगी। जल्द ही झीलों का शहर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि से जुड़ने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नैनीताल की, जहां मुक्तेश्वर स्थित देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है। 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के जल्द ही चालू होने से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में जल्द नैनीताल के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। आपको बता दें, नैनीताल के मुक्तेश्वर स्थित देवस्थल में 10 करोड़ की लागत में एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है। और वहीं ILMT प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि अक्टूबर में ये शुरू हो जाएगी। चलिए एक नजर डालते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पर। बेल्गो इंडियन नेटवर्क फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स प्रोजेक्ट के तहत साल 2012 में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसमें भारत, बेल्जियम के साथ कनाडा संयुक्त भागीदार बना। दूरबीन स्थापित करने के लिए यूरोपियन देशों में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान के अधीन देवस्थल का चयन किया गया। आपको बता दें, इससे पहले भारत ने बेल्जियम की मदद से एशिया की सबसे बड़ी 3.6 मीटर प्रकाशीय दूरबीन भी यहां स्थापित की है। देवस्थल में एशिया की बड़ी दूरबीन स्थापित होने के बाद स्टार गठन, तारा समूह, आकाशीय पिंडों की खोज, बाइनरी स्टार्स, आकाश गंगाओं, सक्रिय गांगेय नाभिक, गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रणाली समेत अनेक अनसुलझे अंतरिक्ष विषयों के शोधों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या है ये लिक्विड मिरर दूरबीन? मिरर दूरबीन सीमित आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन के लिए प्रयोग होती है। दुनिया में फिलहाल लिक्विड मिरर दूरबीन चिली और कनाडा के पास ही है। इस दूरबीन में लेंस में मरकरी इस्तेमाल होने से ये दर्पण की तर्ज पर काम करता है। इससे टकराकर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसे लिक्विड मिरर दूरबीन कहा जाता है। इसके तहत किसी तारामंडल या समूह पर 5 वर्ष तक नजर रखी जाती है। इससे ब्रह्मांड को और करीब से जानने का मौका मिलेगा।
तो चलिए वक्त हो चला है, फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। सर्प ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना की लॉन्च। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य एकल मंच प्रदान करना है, जिसके द्वारा देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक्सेलरेट विज्ञान योजना एक मिशन के साथ शुरू होती है। ये मिशन देश में सभी वैज्ञानिक बातचीत को एक मंच के तहत समेकित करने के लिए है। इस मिशन के 2 घटक हैं, संगोष्ठी और संयोजिया। मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान किया शुरू। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश से कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया। सूबे की राजधानी भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग में जुट गई है। वहीं लोगों से उनकी सेहत के बारे में भी पूछा जा रहा है और साथ ही उनका तापमान जांचा जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उसकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में तुषार मेहता को अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें, इस साल की थीम लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड रही। वहीं आपको बता दें, भारत में साल 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से प्रत्येक साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। ये प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें, ये सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। सीएमओ के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिससे महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाइयों पर लगने वाले एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वृद्धि के अनुमान को घटाकर 8% कर दिया है। एजेंसी ने पिछले महीने इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि इसने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था की 2019-20 में अनुमानित वृद्धि दर 4.2% रही। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए $40 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की है। विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है।
विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए $40 करोड़ या करीब 3,000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, विश्व बैंक ने कहा कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने तमिलनाडु की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। 29 जून 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं हैं। पहली, तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजनाएं। इन दोनों ही परियोजनाओं के लिए ऋण विश्व बैंक समूह की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रदान किया गया है। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की है। इंद्रमणि पांडे को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपने लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे दमिश्क, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने हाल ही में टिकटॉक, वीचैट और हेलो जैसी 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है, जिसके चलते इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गौरतलब है कि ये ऐप भारतीय यूजर्स के डेटा को बिना अनुमति के विदेश भेज रहे थे। इन ऐप्स में प्राइवेसी और सुरक्षा भी सदैव ही संदिग्ध रही है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की। विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इस पैसे से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। इससे 15 लाख स्कूलों की 6 से 17 साल की आयु के 25 करोड़ स्टूडेंट्स व 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम रही सतत विकास लक्ष्य 3 और 5। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस सांख्यिकी, सांख्यिकीय प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्रों में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रसन्न चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक को बनाने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। आपको बता दें, प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। तो ये थी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।